चलो भैया, वेलकम सारे लोग। आज हमारे साथ नमन पांडे है। नमन पांडे छोटा भाई है मेरा, और साथ में पढ़ता भी था, और अब पता नहीं क्या बड़े बड़े काम करता रहता है। तो नमन पांडे, जरा बताओ क्या करते हो, फिर आगे की बातें करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच अमित सर ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। और अभी मैं जो है आईसीआईसीआई बैंक में एज अ सॉल्यूशन मैनेजर काम कर रहा हूँ। सॉल्यूशन मैनेजर जो है वो बेसिकली कॉर्पोरेट लैंडिंग हैंडल करता है, सारे जो अपने कॉर्पोरेट फॉर्म्स होते हैं उनकी। इसके पहले मैंने एमबीए किया है फ्रॉम IIM रोहतक इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग, एंड उसके पहले मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया फ्रॉम एसआईटी विदिशा। ओके, तो अभी तेरा मतलब प्रोफेशनल अगर देखे तो बैंक में एज अ सॉल्यूशन मैनेजर काम करता है आईसीआईसीआई में, है ना? तो सब लोगों को मैं ये बता दूं कि आज हम लोग बात क्यों कर रहे हैं। अभी जो कोविड-19 का जो पैकेज आया है और आत्मनिर्भर पैकेज आया है, उसमें एमएसएमई के लिए कुछ अपग्रेडेशन वगैरह किए गए हैं। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अपने जो छोटे-छोटे बिजनेस हैं उनके लिए उनको लोन मिले और वो अपने बिजनेसेस को अपग्रेड करें एंड आगे बढ़े उसमें, ठीक है? और जो उसमें मोदी जी ने आत्मनिर्भर वाली बात की है, उसमें कहीं न कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम लोग लोकल चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो वही तरीका है उसका कि आप अपने बिजनेस को अपग्रेड करें, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को अपग्रेड करें। और उसके लिए लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए एमएसएमई काम करता है ना? तो आज नमन हमको बताने वाला है कि हर छोटा बिजनेस एमएसएमई को कैसे अपने बिजनेस के लिए यूज में ले सकता है। और जो छोटे मोटे सवाल रहते हैं, बेसिक सवाल जो रहते हैं, आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। तो नमन बता ना यार, एमएसएमई क्या होता है? तो अगर एमएसएमई से मैं चालू करूं तो अभी अगर अपन लोकल लैंग्वेज में देखें या गवर्नमेंट जो भी बोल रही है उसमें देखें तो उसको बैकबोन बोला जा रहा है इंडियन इकोनॉमी का। अब वो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो बहुत सारे लेबरर, हमारे लेबर क्लास है, जो हमारे जो लेबरर्स काम करते हैं फैक्ट्रीज में, उनका जो सोर्स ऑफ मील है, वो उनका जो ब्रेड बटर है वो बेसिकली एमएसएमई से ही आ रहा है। तो अगर एमएसएमईज को हम एम्पावर नहीं करेंगे तो जो उन लोगों का ब्रेड बटर है, जो उनका डेली का मील्स है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। दैट इज वाई जो गवर्नमेंट का फोकस है वो एमएसएमईज पे है। अब ये तो हो गई हमारे लेमन टर्म्स की लैंग्वेज में, बट अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो जो एमएसएमई का क्लासिफिकेशन है वो गवर्नमेंट उनका जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी पे और उनके इक्विपमेंट्स पे, उसके बेसिस पे डिसाइड करती है। अगर हम एमएसएमई का फर्दर बाइफर्केशन करें तो दो तरह के सेक्टरों में आएगा। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हमारे बेसिकली मतलब अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखें तो समझ सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है उसका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी होगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर कर रहा है कुछ चीजें, तो उसकी फैक्ट्री होगी, डेफिनेट सी बात है, उसका गोडाउन होगा, उसके पास मशीन होगी उसको चलाने के लिए, उसको फूड प्रोसेसिंग यूनिट है तो प्रोसेसर होगा, या अगर टीन शेड बना रहा है तो उसके लिए लेथ मशीन होगी, अलग चीजें होगी। तो उसमें वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में सारी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया है। तो ये हमारा मीडियम में, हाँ, ये हमारा बेसिक जो डेफिनेशन है वो एमएसएमई का हो गया। बट अभी जो रिवाइज्ड, जैसा कि आपने बोला कि आत्मनिर्भर वाला जो उन्होंने कोविड का पैकेज रिलीज किया है, 13 मई का जो पैकेज उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, उसके बेसिस पे देखें तो उन्होंने एमएसएमई की डेफिनेशन में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो अगर मतलब मैं काफी टेक्निकल टर्म्स में बताऊं, उसका इन्वेस्टमेंट का पैरामीटर चेंज हुआ है। पहले जो है, अगर हम मतलब एक ही पैरामीटर बात करूं, मैं माइक्रो की बात करता हूं जैसे, तो माइक्रो में पहले मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख तक का प्लांट एंड मशीनरी अगर आपका है तो आप एमएसएमई मतलब आप माइक्रो इंडस्ट्री में आते हो। और अगर सर्विस सेक्टर में आपका 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है इक्विपमेंट्स में तो आप माइक्रो में आते हो। बट अभी ये पैरामीटर चेंज करके उन्होंने टर्नओवर, जो कि हमारी सेल्स होती है, एनुअल सेल्स जो होती है जिसको हम टर्नओवर बोलते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट है, दो पैरामीटर कंसिडर कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो इस चीज को उन लोगों ने काफी ज्यादा ब्रॉडन कर दिया है। अब अगर मैं मतलब एग्जैक्ट टर्म्स में बात करूं तो एग्जैक्ट टर्म्स में देखा जाए तो नए वाले पैकेज के हिसाब से टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ होना चाहिए, टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ होना चाहिए। तो आप देखोगे कि कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है 25 लाख से। ये माइक्रो के लिए बताया तू? हाँ, सिर्फ माइक्रो की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो मतलब 25 लाख से आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक इन लोगों ने इंक्रीज कर दिया। इन्वेस्टमेंट में था 25 लाख का जो था वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट था। अभी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक कर दिया। सो 4 गुना बढ़ा। 5 करोड़ क्या हुआ? 5 करोड़ टर्नओवर हो गया, सेल्स। ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्होंने रिवाइज की है गाइडलाइन एमएसएमई की, और इससे जो है वो काफी सारी जो कंपनीज हैं जो कि पहले एमएसएमई में क्लासिफाई नहीं हो पा रही थी, या जो पहले उसके बेनिफिट अवेल नहीं कर पा रही थी, अब वो भी आ जाएंगी।
अब इसका मेन रीजन जो हम मतलब अगर हम लॉजिक के हिसाब से भी देखें तो यही है कि जितनी ज्यादा कंपनीज एमएसएमई के अंडर आएंगी उतने ज्यादा वो बेनिफिट्स ले पाएंगी, बेनिफिट्स लेंगी तो वो काम ज्यादा करेंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देंगे। तो ये बेसिक है जो जिसके कारण इतना ज्यादा फोकस अभी कोविड के टाइम पे एमएसएमई पे कर दिया है। और अगर आप बहुत सारे न्यूज आर्टिकल वगैरह भी पढ़ोगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर डेलीज के, तो उसमें यही आएगा कि सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट सेक्टर हुआ है कोविड के चक्कर में वो एमएसएमई हुआ है क्योंकि प्रोडक्शन रुक गया था। प्रोडक्शन रुक गया है, हाँ। और जैसे अब इसमें स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया और एक माइक्रो हो गया, है ना, तीन ये इसके क्लासिफिकेशन। हाँ, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम हो गया। अब ये इतनी मतलब इसके बारे में जो बहुत सारी डिटेल रहती है कि कौन कहाँ आने वाला है, कौन कहाँ नहीं आने वाला है, एक मेजर प्रॉब्लम जो इंसान के हाथ में रहती है वो ये रहती है कि जब गवर्नमेंट इसको अनाउंस करती है तो उनका कहना होता है कि वो लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, लोगों के पास पैसा पहुंचे, कैश उनके हाथ में आए ताकि वो अपना बिजनेस चला पाए। लेकिन जब लोग इसको यूज करने के लिए पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग वापस आ जाते हैं, वो यूज नहीं कर पाते, उन्हें पैसा मिल नहीं पाता। तो उसका कहीं ना कहीं फिर वो एक बोलते जा जाता है कि यार ये पॉलिटिकल स्टंट है, बोलते कुछ है होता कुछ, बट इसके पीछे का एक टेक्निकल इशू भी होता है, वो इशू समझने और समझाने की कोशिश करते हैं, है ना? हाँ, वो बता। तो जैसे अगर अपन देखें तो 3 लेयरों में डिवाइड कर लेते हैं अपन। एक गवर्नमेंट हो गया, एक बैंकिंग या एनबीएफसी हो गया जो कि पैसा दे रहा है, और एक नॉर्मल आम आदमी हो गया या कंपनी होगी जो कि पैसा ले रही है। अब गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया कि आपको हम पैसा देंगे बेसिस कि हमने एक नया रूल निकाला है या हमने एक नया अनाउंसमेंट किया है कि हम इतने लाख करोड़ रुपए एमएसएमईज को देंगे। फेयर एनफ, हमने समझ लिया कि हाँ चलो हम एमएसएमई में आते हैं, हमको ये पैसा मिलेगा। बट बैंक्स जो होते हैं या एनबीएफसी जो होती है उनको अपना ड्यू डिलिजेंस करना रहता है कि क्या वो कंपनी उस चीज के लिए एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि मतलब अगर उन्होंने पैसा निकाला है तो डेफिनेट सी बात है बैंक्स को उसको देना है, बट वो किसको देना है दैट स्टिल होल्ड्स विद द बैंक। बैंक ये डिसाइड करता है, बैंक की जवाबदारी है। हाँ, कि क्योंकि बैंक के पास पैसा है, बैंक को देना है। अब वो डिफॉल्ट अगर होता है तो बैंक की रेटिंग खराब होगी, कंपनी की रेटिंग खराब होगी, क्योंकि आपका डिफॉल्ट का रेशियो बढ़ता जाएगा। तो ये सारी चीजें फैक्टर में करते हुए उसका सिविल रिकॉर्ड देखना, उसका लास्ट के 3 साल में क्या प्रोडक्शन चल रहा है, कैसी उसकी सेल हुई है, बहुत सारे मल्टीपल इन्यूमरेबल फैक्टर्स होते हैं, आप मतलब गिना भी नहीं सकता हूँ मैं, इतने सारे फैक्टर होते हैं। वो सब देख के वो डिसाइड करते हैं कि उसको बैंक को पैसा वो कंपनी को देना है कि नहीं देना है। तो इन केस अगर कोई भी एक पैरामीटर या 2-3 पैरामीटर में लैग आ जाता है तो देन बैंक रिफ्यूजेस टू गिव अ लोन और गिव अ सब्सिडी टू सम पर्सन, और उसके कारण वो चीज आ जाता है कि भैया गवर्नमेंट बोल तो रही है कि पैसा देना है बट हमें मिल नहीं रहा है, बट जो बीच में बहुत सारे चेक्स लगते हैं, इन्यूमरेबल चेक्स जिसको मैं बोल रहा हूँ लगते हैं, उसके चक्कर में काफी लोग जो है इस चीज से रह जाते हैं। अच्छा, इसमें एक जो वो चीज आती है कि बिना सिक्योरिटी के भी लोन मिलने वाला है। हाँ, उसमें तो ये और ज्यादा देखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी जो जैसा कि आपने बोला, तो अभी जो 13 मई का जो सर्कुलर आया था आरबीआई का, जिसमें अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारी अनाउंसमेंट की थी, उसमें एक ये भी था कि आपका जो 29 फरवरी को आउटस्टैंडिंग है उसका 20% जो है हम अनसिक्योर्ड फॉर्म में सैंक्शन करेंगे और डिसबर्स करेंगे। अब ये बहुत सारी चीजें अपने जो टेक्निकल टर्म्स हो गए, राइट। अब जैसे सपोजिटली मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि अगर आपकी जो कंपनी है, सपोज XYZ कोई कंपनी है, XYZ कंपनी ने जो है 5 करोड़ का पहले से ही लोन ले रखा था बैंक से, राइट, ले रखा था। अब उसका जो उस टाइम पे 29 फरवरी 2020 को उसका जो यूज्ड लोन है, सीसी जो होते हैं, जिसको जैसे कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट बहुत सारे होते हैं, ये वर्किंग कैपिटल लोन होते हैं जो कि इन्वेंट्री स्टॉक्स इन सब के लिए काम में आते हैं। अब उसका जो 29 फरवरी को यूटिलाइज्ड है वो मान लो सिर्फ 3 करोड़ है, मतलब 5 करोड़ की उसकी लोन में से 3 करोड़ ही उसने यूज किया है, तो उसका मैं 20% जो है उसका 20% विदाउट सिक्योरिटी, हाँ, विदाउट कोलेटरल दे सकता हूँ। अब द क्वेश्चन आ जाएगा कि यार हमारा तो इतना लोन है, आप हमें एक्स्ट्रा लोन दो, बट एक्स्ट्रा लोन देना स्टिल अगेन आरबीआई ने सारी चीजें जो है वो बैंक पे डाल दी हैं कि दिस यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू योर ओन डिलिजेंस दैट यू डू। तो अगर वो जो एक्स्ट्रा लोन जो देना है, वो एक्स्ट्रा लोन देने के लिए फिर मल्टीपल फैक्टर कंसिडर होंगे कि क्या अगर मैं उसको सपोजिटली अगर मैं आपको लोन दे भी देता हूँ एक्स्ट्रा जो 20% मैंने है, क्या आप उसको रीपे करने की क्षमता रखते हो, 1 साल बाद भी अगर आप उसको रीपे नहीं कर पाए तो वो आपका लोन दिक्कत देगा। तो ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं जो फैक्टर में होती हैं। अब अगर मैं किसी का सिविल स्कोर ही रन करूं, सिविल स्कोर जो कि हमारे रीपेमेंट हिस्ट्री पे आता है, रीपेमेंट हिस्ट्री बताता है कि हमारा बैंकिंग कंडक्ट कैसा रहा है, या मैं ये देखूं कि सपोज कोई बिजनेस है, अब वो डूबता ही जाएगा, कोविड के बाद उसके उठने के चांसेस कम है,
अब उसके बाद भी अगर मैं उसको लोन दूं और 1 साल बाद भी वो ना चुका पाए, तो ये तो बैंक का फॉल्ट हो जाएगा ना कि आप बिना देखे लोन दे रहे हो। तो ये सारे चेक्स एंड वगैरह देख के उसके बाद जो है डिसाइड किया गया है। पर ऐसे बहुत सारी सेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखूं मैं फार्मा सेक्टर की बात करूं, तो फार्मा सेक्टर इज गोइंग टू ब्लूम। अभी आने वाले समय में भी फार्मा सेक्टर का काफी वो है। अगर फार्मा सेक्टर की कोई कंपनी जैसे मेरे पास आती है और वो दिखाती है, वो शो करती है अपने बैलेंस शीट पे, अपने फाइनेंशियल्स पे, बहुत सारे पैरामीटर्स पे कि वी हैव कैपेबिलिटी टू ब्लूम एंड दैट इज व्हाई वी वांट एडिशनल फंड, तो उस केस में बैंक को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है बैंक को कि वो फ्लरिश करने वाली कंपनी, और अगर हम इसको फंड देंगे तो ये उस फंड का यूटिलाइजेशन करके प्रॉफिट ही जनरेट करेगा, जिससे हमारे लिए पेमेंट होगा। तो ये चीजें हैं जो फैक्टर करती है। हम इसमें मतलब एक चीज ये निकाल सकते हैं कि बाय चांस जैसे मान लो मैं कोई एक आइडिया लेके जाता हूँ, मान लो मेरा भी कोई बिजनेस या तो है नहीं या है भी, और मैं उसके लिए लोन लेने के लिए अगर बैंक के पास जाता हूँ और मेरे को बैंक डिनाई कर देती है, तो मैं खुद भी इस बात से एक क्वेश्चन खुद के ऊपर उठा सकता हूँ या खुद के बिजनेस के ऊपर उठा सकता हूँ कि बैंक ने अगर मना किया है तो कुछ सोच समझ कर मना किया है कि उनके हिसाब से ये बिजनेस इंप्रूव नहीं करने वाला है। जी बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चीज, आप मतलब बीइंग अ कस्टमर, आपको अगर कोई बैंक डिनाई करती है तो आप उससे रीजन बिल्कुल पूछ सकते हो कि ऑन व्हाट पैरामीटर्स यू हैव डिनाइड द एप्लीकेशन फॉर मनी। अच्छा, मतलब बैंक वो रीजन बता देती है? हाँ बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि आपके पास आपका लोन डिनाई हुआ, आपने अप्लाई किया, आपका लोन डिनाई हुआ, सो देयर माइट बी सम रीजंस ना जिसकी वजह से वो डिनाई हुआ है। तो अगर आप उस बैंक पूछोगे, बता देते हैं। हाँ बिल्कुल बताएंगे। इससे आप इम्प्रूव कर सकते हो नेक्स्ट टाइम पे कि ये चीजें मेरी में दिक्कत है, क्योंकि आपको आगे दूसरे बैंक भी लोन देने में हिचकिचाएंगे। कुछ बैंक्स कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। देयर आर इन्यूमरेबल वेज जिसमें आप लोन ले सकते हो, बट इससे बेटर है कि आप अपना जो रिकॉर्ड है अपना क्लीन रख के चलो, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए इन फ्यूचर। आपको दिक्कत मतलब अगर आप सच में बिजनेस करना चाहते हो तो आपको एक रिकॉर्ड भी क्लियर करके रखना पड़ेगा। मैं उससे मतलब एक मेरे को जस्ट अभी एक आउटपुट ये निकाला मैंने कि जब बैंक आपका ये डिनाई करती है लोन, तो आपको समझ में ये चीज आना चाहिए कि आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, बैंक के अकॉर्डिंग वो आगे नहीं बढ़ने वाली, ग्रो नहीं करने वाली है। तो आप ये भी एक थॉट दे सकते हो कि क्या आपको आपकी इंडस्ट्री चेंज करनी चाहिए। बिल्कुल कर सकते। आपका जो आइडिया है आप उसमें भी अपडेट ला सकते हो, इस चीज को इस चीज से रिजल्ट ले सकते हो इससे आप। कई बार क्या होता है, मतलब मैं देखूं, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी ये नोटिस किया है कि कई कंपनीज ऐसी आती हैं जो हमको लगती हैं कि फ्लरिश नहीं करेंगी, बट दे कम अप विद सर्टेन आइडियाज। वो हमको बताती हैं, प्रोबेबिलिटी दिखाती हैं कि अगर मैं जैसे ये सपोजिटली ये मशीन मैं मंगवा रहा हूँ या ये मशीन ये वाली चीज मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपनी फैक्ट्री में, जिससे मेरी सेल्स जो है वो बूम होगी, या जिससे मेरी ट्रेडिंग का पार्ट है वो बूम होगा, तो अगर वो हमें कन्विंसिंग लगता है एज अ बैंकर, तो देन ऑल्सो वी आर ओके टू गिव दैट पर्सन अ लोन ऑन द बेसिस कि ये प्रोजेक्शन उसने दिखाए हैं हमें। सही है। फिर तो कि जैसे मान ले कोई बंदा नया एमएसएमई में रजिस्टर कराना चाहता हो सकता है उसका बिजनेस पहले से हो या वो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो, तो इन दोनों के लिए जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है क्या? और अगर सेम होती तो क्या होती है, अलग अलग होती तो क्या होती है? सो बेसिकली क्या है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो एमएसएमई पे इतना फोकस करे तो बहुत सारी स्कीम्स भी निकालती है एमएसएमई के लिए। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब प्रोसेस उन्होंने बहुत इजी कर दिया है। सो बेसिकली अगर आप गूगल पे जाओगे, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्च करोगे, सो यू विल गेट अ वेबसाइट फॉर दैट, एंड वंस यू गेट अ वेबसाइट फॉर दैट, आपको 21 उसमें टैब्स मिलेंगे जो कि आपको फिल करने हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपका जो आधार नंबर है वो सब चीजें रहेंगी, आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। वंस यू गो फॉर दैट और आप अप्लाई करोगे, आप एक नॉमिनल फी चार्ज होती है वो आप भरोगे, एंड यू गेट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वंस यू आर इनटू एमएसएमई, सारा काम ऑनलाइन है। हाँ सारा काम ऑनलाइन है, आपको कुछ भी कहीं पे फिजिकली जाके कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऑनलाइन है। और बहुत ही सिंपल सी साइट है, आप देख लोगे तो मतलब इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस। वंस यू, और फिर वो रजिस्ट्रेशन जो आता है वो भी आपका ऑनलाइन जनरेट होके आ जाता है। और जितनी भी स्कीम्स, जो कि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं एमएसएमई से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत ही बेसिक स्कीम बता देता हूँ। जब आप बिजनेस लोन लेने जाते हो, कॉर्पोरेट लोन लेते हो, तो देन यू हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी, राइट। अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट एक्स्ट्रा लगती है। 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट समटाइम्स, हाँ बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। अगर आप 10 करोड़ का लोन देने जा रहे हो तो 0.25% अमाउंट बहुत मैटर करता है, तो वो ज्यादा लगती है। अगर आप एमएसएमई हो तो वो 0.25% कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको जो आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं। आपको पॉल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट बहुत इजीली मिलता है एमएसएमई रजिस्टर्ड होते हो अगर आप तो। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स जो कि आपकी क्रेडिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाता है इन सब चीजों में, अगर आप एमएसएमई में काम कर रहे हो तो। बिल्कुल। ओके।
मेरे हिसाब से तो मतलब एक कोई भी अगर व्यक्ति अगर फूड ट्रक भी खोल रहा है और उसको अगर वो हाँ। रजिस्टर करा रहा है हाँ तो उसको एमएसएमई ही रजिस्टर कराना चाहिए ना। बिल्कुल, क्यों नहीं कराना चाहिए। हाँ, जब जितना वो ज्यादा बड़ा होता है ना। जाएगा, जब वो एक्सीड कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा एमएसएमई से, कि आप इतने बड़े हो चुके हो, हाँ आपका तो टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर चला गया है, तो आपको जरूरत ही नहीं है आप बेनिफिट्स की, बिकॉज यू आर अर्निंग दैट मच। हाँ तो फिर वो मतलब फिर वो बाहर तभी होगा कि जब मतलब वो वहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन हाँ वहां तक पहुंचने में एमएसएमई उसको बहुत हेल्प करने वाला है। बिल्कुल। इसके अलावा ऐसा कुछ जो मतलब लोगों के दिमाग में ऐसा चलता रहता हो कि भाई अब बिजनेस करते समय वो लोग किसी चीज का ध्यान नहीं रखते हो जिसका ध्यान रखना चाहिए तेरे हिसाब से? तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा खुद का पैसा कितना लगा है और हम बैंक से कितनी फंडिंग ले रहे हैं। अगर हमारा खुद का पैसा और हमारे बैंक से फंडिंग जो ले रहे हैं उसका रेशो सही बैठता है तो हमारा बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। इन जनरल कितना होता है, क्या होता है ये मतलब रेशो तो बेसिकली 1.33 का रेशो मानते हैं हम, जिसको बोलते हैं 1.33 मतलब कि 25% पैसा मेरा लगा है, 75% बैंक की फंडिंग है, ऐसा ये रेशो बिजनेस के लिए होता है। बट ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए भी एप्लीकेबल होता है और छोटे बिजनेस में ये चीज पॉसिबल कई बार नहीं हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कल एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट या कोई सी भी छोटी चीज खोलने जा रहे हो तो आपका अगर आपके पास उतना पैसा है तो आप खुद का पूरा पैसा लगा खोल लोगे। आपको जनरली ये रहता है कि यार बैंक से कौन पैसा उठाए, कौन ईएमआई भरेगा, कौन बार बार ये सब चीजें करेगा, मैं अपना पैसा ही लगा देता हूँ। बट कई बार वो बैंक से ईएमआई भरना और कई बार जो बैंक का सपोर्ट है वो बहुत अच्छे काम में आता है, क्योंकि आपके पास जो है वो एडिशनल लिक्विडिटी रहेगी अगर आपको एक्सपेंशन करना है या कुछ नई चीज इनकॉर्पोरेट करनी है। ओके। जैसे अगर आपने तो वो आगे फूड ट्रक वाला एग्जांपल आपने दिया, आपने पूरा सपोज आपका जो फूड ट्रक है वो 10 लाख रुपए के लिए हो गया, पूरा तैयार हो गया, 10 लाख रुपए में आपने फूड ट्रक तैयार कर लिया और वो सारा पैसा आपने खुद लगा लिया। बट अब आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचा है कि आप उसमें चेंजेस कर सको कुछ, या तो उसके बाद आपको बैंक से उधारी लेनी पड़ेगी या मार्केट से उधारी लेनी पड़ेगी, मतलब इनफॉर्मल सोर्सेज से लेनी पड़ेगी। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम बैंक्स जो होते हैं वो थोड़े से रिलक्टेंट हो जाते हैं कि आपका पैसा नहीं लगा है तो मैं कैसे पूरी फंडिंग कर दूं, क्योंकि इंटेंट शो करता है बैंक को ये पता होना चाहिए कि सामने वाले का इंटेंट है उस चीज में, तभी वो अपना पैसा लगा रहा है। भागीदारी वाला सीन होता है ना कि आपने अपना इतना परसेंट रख रहा हो, मैं अपना इतना परसेंट रखता हूँ, ना आप बैकआउट करोगे ना मैं बैकआउट करूंगा। तो मतलब बेसिकली बैंक की हेल्प लेना इज गुड थिंग। हाँ, और एमएसएमई में रजिस्टर करना इज वेरी गुड थिंग। वेरी गुड थिंग। चल तो ठीक है, अच्छी एक अपन लोगों ने एक प्रोडक्टिव एक चैट बना लिया अपने लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो किसी को कुछ लगता है तो तू कुछ पर्सनल कांटेक्ट देना चाहेगा? हाँ, मैं प्रोफेशनल नंबर आपको दे दूंगा, आप जब भी वीडियो अपलोड करोगे तो डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। तो उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब नमन का अपन के पास एक कांटेक्ट नंबर रहेगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। नंबर तू बोल भी दे, बेटर रहेगा एक बार। हाँ, बोल भी दूं, नंबर ही बोल दूं? हाँ बोल दे, तेरे को नंबर याद भी नहीं है। अरे हाँ, तो नंबर है 7304908925। रिपीट करता हूँ, 7304908925। ठीक है। इस पर भाई नमन पांडे से आप लोग बैंकिंग या एमएसएमई से रिलेटेड अगर आपको कोई ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कनेक्ट कर सकता है ना? हाँ, कोई इशू नहीं, कोई भी। चल ठीक है। तो फिर भैया इसमें जिसको भी जरूरत लगे वो नमन पांडे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी इशू आ रहा है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं और नमन मिलके आपके जो भी आंसर्स हैं कोशिश करेंगे कि एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में आपके आंसर्स हम आपको दे सकें। बिल्कुल। ठीक है। तो नमन जरा सबको बोल दो कि ये ब्लॉगइट को सब्सक्राइब कर लें। हाँ। और फिर अपन लोग इसको खत्म करते हैं। तो अगर देखें, मतलब ये जो इनिशिएटिव हमारे अमित सर ने लिया है इस चीज को लेकर, अगर उसको देखें तो बहुत सारी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग पे और वेरियस एस्पेक्ट्स दुनिया जहान की चीज़ों के जो भी अक्रॉस दी कंट्री चल रही हैं या इंटरनेशनल अफेयर्स में भी चल रही हैं, उस पर एक बहुत ही लेमन टर्म्स में चीज़ें समझाई जाती हैं ताकि एक आम आदमी भी चीज़ समझ सके, जो कि बहुत ही सारा क्रिटिकल अंदर नहीं घुसना चाहता है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज़ लेना चाहता है चीज़ों की। आप सारे वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बट इट इज स्टिल अ बेनिफिशियल टू यू. So I would say कि just subscribe to this channel, like on every video and comment whatever doubts you have regarding anything and you'll be there to solve it.